गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? ठीक हो सारे? चलो बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप लोग सभी ठीक हो, बढ़िया हो? कैसा रहा आप लोगों का कल का सेशन? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए जल्दी जल्दी कि कैसा रहा आप लोगों का कल का सेशन। क्या आप लोग जो हैं, आप लोगों को जो संकल्प सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, क्या आप लोग वो अपने दिमाग में, अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं कि नहीं? कितना आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो रहे हैं? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कभी पढ़ी भी नहीं होती, तो वो चीज़ें हैं, कई बार हमें लगता है कि यार ये तो कुछ नया ही क्वेश्चन था, हमने कभी रीड नहीं किया, कभी हमने पढ़ा नहीं। तो वो जो चीज़ है उसे मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग उसे नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आगे जाके दिक्कत नहीं आती है। इन फ्यूचर जब भी आप लोग जो एग्जाम देने जाते हैं तो उससे 2 दिन पहले आप उन क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये दिक्कत ना आए, यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन कहाँ पढ़ा था वो मुझे याद नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ जी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और सबसे बड़ी बात शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जितने भी आपके कलीग्स में जो भी नॉन में हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके, उन तक ये जानकारी दी जा सके कि हिस्ट्री को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? समझ में आया? तो ज़्यादा समय का हम ना देर लगाए, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, अपने संकल्प को पूरा करते हैं। हमारा जो संकल्प है, हमने जो कुछ बनना है उसे हम पूरा करते हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइफ में हर छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो ही हमारे काम आते हैं। एक बार से बड़ा स्टेप लिया हुआ भी कभी काम नहीं आता। स्टेप बाय स्टेप जब हम बढ़ते हैं तब हमें समझ में भी आता है, हम उसके बारे में एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, हमें अनुभव भी मिलता है, तो हम बहुत कुछ चीज़ों को सीखते भी हैं, हम बहुत कुछ चीज़ों को गेन भी करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो प्यारे प्यारे आंसर हैं वो रुकने नहीं चाहिए और मेरे क्वेश्चन भी रुकते नहीं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्टूडेंट पढ़िए और फिर बाद में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा। मतलब कहने का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि वो लास्ट पर्सन कौन सा था जिसे बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने धर्म की शिक्षा दी थी। मतलब कि लास्ट क्या दी थी, शिक्षा दी थी, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होनी थी उससे पहले कौन सा ऐसा व्यक्ति उनसे मिला था कि जिन्होंने महात्मा बुद्ध ने जिनको क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, शिक्षा दी थी, एजुकेशन दी थी, धर्म का ज्ञान दिया था, महात्मा धर्म के बारे में बताया था। तो वो व्यक्ति कौन था, आप लोगों को सिर्फ इतना सा बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध द्वारा परिवर्तित अंतिम व्यक्ति लास्ट पर्सन कौन था? आनंद, वसुमित्र, घोषाल एंड सुभद्रा। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट। जो भी जल्दी स्टूडेंट लाइव बैठे हैं, जो स्टूडेंट ए की तरफ है वो अपना हैंड रेज कीजिए, एंड नेक्स्ट जो बी की तरफ है वो भी अपना हाथ रेज कीजिए। सी की तरफ है, जल्दी जल्दी बताइए बी वाले कौन से हैं, सी वाले कौन से हैं और डी वाले कौन से हैं। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जिससे कि हम आगे की तरफ बढ़ पाए। हाँ जी, क्या हो सकता है इसका आंसर कि गौतम बुद्ध ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिन्हें हम शाक्य बुद्ध कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लास्ट डे से कुछ दिन पहले किस व्यक्ति को अपने धर्म में दीक्षित किया था या उसको उपदेश दिए थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए स्टूडेंट क्या हो सकता है इसका आंसर। बिल्कुल सही, ऑनलाइन ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार क्लास में बताया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था, जो अंतिम लास्ट जो सरमन किया था, वो किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। सुभद्र जो था महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य था। क्लियर है? बात समझ में आई? क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो वो किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। कहाँ पे दिया था? वैशाली में दिया था। कहाँ पे दिया था? वैशाली में दिया था। तो याद रखिएगा, वैशाली के अंदर महात्मा बुद्ध ने जो है वो उपदेश दिए थे और किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को दिया
दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। यहां समझ में आ जाना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? विच वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है कि मगध जो एम्पायर था, जो मगध जो वंश था, मगध एम्पायर नहीं कह सकते, मगध जो वंश था उसकी जो पहली जो कैपिटल थी, इनिशियल जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी, मतलब कि जो पहली राजधानी कौन सी थी? बहुत बार आप लोगों को क्लास में करवाया है, फिर भी आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आप लोगों को ही जवाब देना है। आप लोगों को पता है मगध वंश का जो संस्थापक था, मगध के अंदर हम 4 वंश पढ़ते हैं, एक वैदत वंश पढ़ते हैं, एक हर्यक वंश पढ़ते हैं, एक शिशुनाग वंश पढ़ते हैं और एक हम नंद वंश पढ़ते हैं। आप लोगों से सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, पाटलिपुत्र, विशाली, ग्रीवरज एंड चंपा। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपने प्यारे प्यारे जो आंसर हैं आप लोगों के बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? कि मगध की जो प्रारंभिक इनिशियल जो राजधानी थी, इनिशियल जो राजधानी थी वो कौन सी थी, कैपिटल कौन सी थी? तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को जब मैंने मगध वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्लियरली तरीके से बताया था कि मगध की जो पहली कैपिटल थी, जो इनिशियल कैपिटल थी वो कौन सी थी? ग्रीवरज थी। कौन सी थी? ग्रीवरज थी। कौन सी थी? ग्रीवरज थी। और जो दूसरी कैपिटल थी वो कौन सी थी? राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह थी। तीसरे नंबर पे जो कैपिटल थी उसका नाम था उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्लियर, बात समझ में? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मगध की तीनों राजधानियों की तीनों कैपिटल्स की क्रोनोलॉजी वे में सेट कीजिए, तो फर्स्ट कैपिटल कौन सी आएगी? ग्रीवरज आएगी। फर्स्ट कौन सी आएगी? ग्रीवरज आएगी। दूसरी कौन सी आएगी? राजगृह। दूसरे नंबर पे किसको बनाया गया था? राजगृह को। तीसरे नंबर पे किसको बनाया गया था? पाटलिपुत्र को बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने। उदयन जो था वो हर्यक वंश का एक राजा था, उस व्यक्ति उदयन ने पाटलिपुत्र की क्या की थी? स्थापना की थी। द फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र किसे कहा जाता है? उदयन। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि पाटलिपुत्र का फाउंडर किसे कहा जाता है, तो वो कौन है? उदयन है। और पाटलिपुत्र को कैपिटल भी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। राजगृह को कैपिटल किसने बनाया था? अजातशत्रु और बिंबिसार ने बनाया था। और ग्रीवज को कैपिटल किसने बनाया था? बृहदत्त ने बनाया था। क्लियर, बात समझ में आई? तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? ग्रीवज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने पता ही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पहले नंबर पे कौन सी थी? ग्रीवरज थी। दूसरे नंबर पे क्या थी? राजगृह थी। तीसरे नंबर पे क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इसी बीच में एक राजा आता है जिसका नाम है शिशुनाग। क्या नाम है? शिशुनाग। वो क्या करता है? वैशाली को भी अपनी क्या बना लेता है? कैपिटल बना लेता है। तो चौथी कैपिटल कौन सी थी? वैशाली थी। लेकिन उसके बाद में कौन सी कैपिटल बन जाती है? पाटलिपुत्र बन जाती है। जो हमेशा के लिए कैपिटल रहती है पाटलिपुत्र रहती है। क्लियर, बात समझ में आई? तो पहले नंबर पे कौन सी थी? ग्रीवज थी। दूसरे नंबर पे क्या थी? राजगृह थी। तीसरे नंबर पे क्या थी? पाटलिपुत्र थी। फिर बाद में शिशुनाग आता है, वो किसको बना लेता है? वैशाली को बना लेता है। लेकिन वापस जो कैपिटल है वो किसको हो जाती है? पाटलिपुत्र हो जाती है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप लोगों से इनिशियल कैपिटल पूछा गया था, आप लोगों से प्रारंभिक पहली कैपिटल पूछा गया था, पहली राजधानी पूछा गया था। हाँ जी, शुरुआती राजधानी पूछा गया सी। ऐस करके आंसर की होगा ग्रीवरज या राजगृह होगा। क्लियर है, बात समझ में आई? यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? हाँ जी, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र किसको कहा जाता है? उदयन को कहा जाता है। और उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया था। और ग्रीवज जो थी वो उनकी सबसे पहले कैपिटल थी। उसके बाद आता है राजगृह, उसके बाद आता है पाटलिपुत्र। क्लियर, बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है स्टूडेंट। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग? क्वेश्चन देखने पे मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने ये कहा था, किस व्यक्ति ने ये पॉलिसी दी थी, द डिवाइन ऑफ द किंगशिप, डिवाइन ऑफ द किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत किसने दिया
दिया था, जिसके अंदर उसने ये बताया था कि जो राजा होता है वो ईश्वर के समान होता है। कि आप देखिए, सीधी सी बात है, मैं आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछना चाहूंगी। आप लोगों को पता है दुनिया में हजारों लोग हैं कि नहीं है, हजारों लाखों इंसान हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति राजा क्यों बनता है? एक ही व्यक्ति राजा क्यों बनता है? क्यों? क्योंकि उसमें राजा बनने के क्या हैं, गुण हैं, राजा बनने की क्वालिटीज हैं। ये बात कौन कहता है? जो राजत्व की पॉलिसी को अपनाता है, डिवाइन ऑफ किंगशिप को अपनाता है। मतलब कि एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले क्या कहा कि राजा क्या है, एक भगवान की तरह है। भगवान हर जगह जन्म नहीं ले सकता, इसलिए उसने इस धरती को संभालने के लिए, इस जमीन, इस पृथ्वी को संभालने के लिए एक व्यक्ति को भेजा है जिसका नाम क्या है? राजा है। और राजा को ही ईश्वर के समान, भगवान के समान मानना चाहिए। और जितने भी लोग हैं उन्हें राजा का क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, राजा के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। ये क्या है? राजत्व का सिद्धांत है। राजत्व मतलब होता है राजा प्लस तत्व, मतलब जिस व्यक्ति में राजा बनन दे की होंदे हैं, अंश होंदे हैं, राजा बनन दे गुण होंदे हैं, ऐस करके उसनु की क्या जाता है? राजा कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो राजत्व का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? आप लोगों के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं ऐबक की। ऐबक तो कहां से आएगा? आप मुझे बताइए। मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जस्ट सपोज कीजिए, लेकिन आप लोगों ने जब मुझसे, आप लोगों ने मिडावल हिस्ट्री पढ़ी है तो आप अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं किसी भी तरह से। आपने देखा ऐबक के बारे में जब हमने पढ़ा तो ऐबक ने तो सुल्तान का टाइटल भी नहीं लिया। क्या ऐबक ने सुल्तान बनने की डिग्री ली थी? क्या ऐबक ने सुल्तान बनने की डिग्री ली थी? नहीं, वो तो एक गुलाम के रूप में काम कर रहा था। तो इसका मतलब ऐबक तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। राजत्व का सिद्धांत तो वही व्यक्ति देगा ना जो अपने आप को क्या मानता है? राजा मानता है। अपने आप को क्या मानता है? राजा मानता है। क्लियर? बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे तो ऐबक ने तो कभी सुल्तान बनने की डिग्री ली नहीं, तो इसका मतलब तो ये तो बात खत्म हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने हालांकि सुल्तान बनने की डिग्री ली थी, लेकिन उसने एक तरह से ये पॉलिसी नहीं दी कि डिवाइन ऑफ द किंगशिप की जो राजा होता है, सुल्तान होता है, उसके अंदर पर भगवान के क्या हैं? गुण होते हैं, मतलब राजा बनने के गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था? चालीसा बनाई थी। क्या बनाई थी? चालीसा। मतलब कि चालीसा एक तरह से एक दल है, एक ग्रुप है जिसके अंदर 40 मेंबर हैं, 40 मेंबर हैं, जो एक तरह से सुल्तान की कैबिनेट के रूप में काम करती है, जो सुल्तान की क्या करती है? मदद करती है, उसे राय देती है, उसे एडवाइस देती है। तो इल्तुतमिश चाहता था कि मेरे चारों साइड ऐसे 40 व्यक्ति हो जो क्या हो? ईमानदार हो, जो मुझे क्या दे? टाइम टाइम पे एडवाइस देते रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिवाइन ऑफ किंगशिप की। राजत्व के सिद्धांत में किसी भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मेंबर की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप को ईश्वर के समान मानता है। मेरी बात समझ में आए? तो यहाँ पे हमने जब इल्तुतमिश को पढ़ा तो क्या इल्तुतमिश के टाइम पे आप लोगों ने देखा वो तो खुद चालीसा के दम पे काम कर रहा था, तो इसका मतलब राजत्व इस पे तो खत्म हो गया, इस पे तो हम मान नहीं सकते। अब हम बात करते हैं बलबन की। आप लोगों को क्लास में याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बलबन को ये पता था कि जो सुल्तान का जो ऑनर है, सुल्तान की जो पोस्ट है, वो इल्तुतमिश के टाइम पे नीचे गिर चुकी थी। क्यों? क्योंकि चालीसा ने हर व्यक्ति को अपने हाथों की क्या बना लिया था? पॉपट बना लिया था। उसने हर अपने व्यक्ति ने कठपुतली बना लिया था। बात समझ में आई? तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया? इस चालीसा को खत्म किया और क्या कहा कि राजा क्या है? राजा क्या है? भगवान है। राजा क्या है? अल्लाह है। ये पहला व्यक्ति था जिसने जिल्ले अल्लाह का टाइटल लिया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बलबन ने ही सबसे पहले जिल्ले अल्लाह का, हम कहते हैं ना जिल्ले अल्लाह, ठीक है, ये सबसे पहले टाइटल किसने लिया था? बलबन ने ही लिया था। उसने कहा था क्या? मैं हूं भगवान हूं और मेरे जितनी भी प्रजा है, मेरी जो जनता, वो मेरे से नीचे है। राजा को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, राजा को किसी परामर्श की जरूरत नहीं होती, राजा को किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अकेला काफी है। बात समझ में आई? राजा के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो बलबन पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को क्या बताया है? भगवान की शैडो बताया। शैडो समझते हो? छाया, परछाई।
वो क्या कहता है कि मैं क्या हूं, ईश्वर की छाया हूं, ईश्वर का शीशा हूं, ईश्वर का प्रतिबिंब हूं। मतलब कि जब हम शीशे में देखते हैं तो दिखाई देते हैं ना, तो वो कहता है कि जब मैं देखता हूं, तब मैं जब शीशे में देखता हूं तो मैं क्या नजर आता हूं, मैं भगवान नजर आता हूं। तो बलबन क्या कहता है, मैं क्या हूं, जिल्ले अल्लाह हूं। क्या हूं, जिल्ले अल्लाह हूं। और इस वजह से उसने क्या दिया था, राजत्व का सिद्धांत दिया था, डिवाइन ऑफ द किंगशिप का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले डिवाइन ऑफ किंगशिप का सिद्धांत दिया था, पॉलिसी दी थी, तो वो कौन था, बलबन था। इसने ही सबसे पहले जिले अल्लाह का टाइटल लिया था। इसने ही सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की छाया बताया है, ईश्वर की शैडो बताया है। इसने ही सबसे पहले अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताया है। क्लियर, बात समझ में आई। क्योंकि बलबन कहता था कि मुझ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, मैं अपने आप अकेला ही काफी हूं। क्लियर, बात समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। इसी से आप लोगों को बलबन का करैक्टर समझ में आ गया होगा कि बलबन किस तरह का व्यक्ति था। क्लियर है, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, जिले अल्लाह का टाइटल, हालांकि हम अकबर के बारे में सुनते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में जिले अल्लाह का टाइटल किसने लिया था, बलबन ने। ईश्वर का छाया, ईश्वर की शैडो किसे कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है। क्लियर है, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, who was the medieval king responsible for introducing the silver coin called टंका is North India? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे पता है जितने भी मेरे यहाँ विद्वानों के विद्वान बैठे हैं उन सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने टंका को शुरू किया था। किसने शुरू किया था नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर टका नाम का एक सिक्का किसने शुरू किया था सबसे पहले। आपके सामने चार ऑप्शन है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। याद कीजिए स्टूडेंट, आप लोगों को हमेशा एक क्वेश्चन सुनती आई हूं जब भी क्लास में करवाती हूं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर रेगुलर करेंसी को, रेगुलर कॉइन को जारी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। आप लोगों को मेरी इस लाइन से पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, इस व्यक्ति ने दो सिक्के चलाए थे, एक का नाम था टका और एक का नाम था जीतल। एक का नाम था टका और एक नाम था जीतल। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि टका कौन सी धातु का, कौन से मटेरियल का बना है, तो टका कौन सी धातु का बना है, चांदी का। किसका, चांदी का, सिल्वर का। और जीतल किसका बना है, तांबे का। किसका, तांबे का मतलब कि कॉपर का। किसका, कॉपर का। क्लियर, बात समझ में आई। अब आप लोगों से सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों सिक्के किसने सबसे पहले शुरू किए थे, तो आप सभी को पता है इल्तुतमिश पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने नॉर्थ इंडिया के अंदर रेगुलर कॉइन्स को शुरू किया था, नियमित रूप से मुद्रा प्रणाली को, मतलब कि रेगुलर रूप से जो कॉइन्स, जो पॉलिसी, उसको क्या किया था, शुरू किया था। कौन था वो, इल्तुतमिश था। इसने दो सिक्के चलाए थे, एक का नाम टका, एक का नाम था जीतल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, टका क्या है, चांदी का सिक्का है, और जीतल क्या है, कॉपर का सिक्का है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा आंसर था, इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था। क्लियर है, बात समझ में आई। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक बार बार हमेशा एक ही बात कहती आई हूँ कि जो भी आप लोगों को करवाया जाता है उसको आप हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर निकालने की बजाय उसके कॉन्सेप्ट को निकालने की कोशिश किया। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन करवाया, मे भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ना आता हो, लेकिन आप लोगों ने ऐबक के बारे में पढ़ा है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा है, बलबन के बारे में पढ़ा है, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि द डिवाइन ऑफ द किंगशिप किसने दिया था, क्योंकि ऐबक तो कभी बना ही नहीं, इल्तुतमिश भी कभी, उसने चालीसा के दम पे काम किया था। बलबन ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था, जिले अल्लाह का टाइटल लिया था, उसने ही सबसे पहले चालीसा को खत्म किया था, और सुल्तान की पोस्ट, सुल्तान की इज्जत जो यहाँ गिर गई थी उसको वापस क्या किया था, उसने ऊपर उठाया था। उसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के डिवाइन ऑफ किंगशिप को क्या किया था, अपनाया था। उसने सेम उसी पॉलिसी पे क्या किया था, काम किया था। क्लियर, बात समझ में आई। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टका और जित्तल। टका क्या है, चांदी है, और जित्तल क्या है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज एक्सप्लोड। पहला परमाणु बम किस शहर में विस्फोट किया गया। आप लोगों को देखने पे पता तो चल ही गया होगा, पता तो चलेगा, सभी जानते हैं इस भयानक जो दर्द है उसको हर कोई जानता होगा। हिरोशिमा, काबुल, लिस्बन एंड रोम। हाँ जी, पहला परमाणु बम किसके ऊपर, कहाँ पे गिराया गया था, बताइए किसने गिराया। चलो मुझे इतना बताओ, किसने गिराया था, बताइए।
बताइए जल्दी जल्दी स्टूडेंट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसा था। बिल्कुल सही ऑनलाइन। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को करना है। तो सुनिए मेरी बात, क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था जो 1945 में खत्म हुआ था। अब खत्म कैसे हुआ वो हम देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अमेरिका जो था पहले सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं था। एक तरफ देखिए, एक तरफ कौन है? हमारा इंग्लैंड है, मतलब कि एक तरफ कौन है? इंग्लैंड है, और दूसरी तरफ कौन है? जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है। और जर्मनी का साथ कौन दे रहा है? जापान दे रहा है। कौन दे रहा है? जापान दे रहा है। अब एक्चुअली में होता क्या है, इंग्लैंड की सेकंड वर्ल्ड वार में हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वार में कौन जीतेगा? जर्मनी और जापान जीतेगा। लेकिन वही है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने कब पलटा खाया कुछ पता ही नहीं चला। एक्चुअली हुआ क्या, अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, और अमेरिका उस टाइम पे आप सभी को पता है एक बहुत बड़ी शक्ति था। अमेरिका जो था, अमेरिका कहता है कि मैं इस युद्ध में किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं अपना अलग रहूंगा। लेकिन इसी बीच में जापान ने क्या किया, जापान ने कुछ अमेरिकी लोगों को मार दिया। जो कुछ जापान ने कुछ अमेरिकी जो लोग थे, अमेरिकन जो लोग थे, उनको क्या कर दिया? मार दिया। बात समझ में आई? उन लोगों को क्या कर दिया? मार दिया गलती से। अब किसको गुस्सा आएगा? अमेरिका को गुस्सा आएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति को गुस्सा आएगा। तो अमेरिका क्या हो गया? इस युद्ध में शामिल हो गया। क्या हो गया? अमेरिका जो था वो इस युद्ध में क्या हो गया? शामिल। जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध का जो पलड़ा था तराजू, तो वो बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, जापान से बदला लेने के लिए इतना भयानक दर्द दिया। देखिए वही होता है ना, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो देश के नेताओं को कुछ नहीं जाता, देश की जनता को जाता है। जैसे अभी इराक और इजराइल के बीच में हो रहा है, आप सभी को पता है। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था। लोगों नेताओं का क्या गया? कुछ भी नहीं गया, वो तो अपने उसमें बैठे रहे। लेकिन गया किसका? आम जनता का गया। किसका खून बहा? आम जनता का। छोटे छोटे बच्चे कैसे मरे? आम जनता के मरे। क्या मतलब उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? उन आम जनता ने क्या बिगाड़ा था? जो रोजमर्रा अपनी जिंदगी को जी रही थी, उन लोगों ने, उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? क्यों उन लोगों के साथ इस तरह से किया गया? मैं पूछती हूँ, क्या मतलब क्या रीजन था? आप लोगों को जो आपसे आपके मामले हैं वो आपस में सुलझाइए। आप आम जनता के ऊपर क्यों करते हैं? कभी बॉम्ब गिरा देते हैं, कभी किस बिल्डिंग को उड़ा देते हैं, ऐसा क्यों भाई? क्या बिगाड़ा हम लोगों ने? हम अपनी नॉर्मल, हमने अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमारे बच्चों ने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है। अभी जो इराक और इजराइल के बीच में जो रूस और यूक्रेन वाला, अच्छे से आप सभी को पता है कि यूक्रेन के इतनी जनता तबाह हो चुकी है, पूरा देश तबाह हो चुका है। क्या गया लोगों का? मतलब क्या उन नेताओं का क्या गया? जो बड़े बड़े वहां पे नेता बैठे, उनका क्या गया? उनका कुछ भी नहीं गया। गया तो सिर्फ आम जनता का गया। बात समझ में आई? तो आप लोगों से वही कहना चाहूंगी, अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हो गया तो इसने इस बात का बदला किससे लिया? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से लिया। इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका ने क्या किया, जापान के दो शहर थे, एक का नाम था हिरोशिमा और एक का नाम था नागासाकी। एक का नाम था नागासाकी। दोनों ही शहरों पर क्या गिरा दिए? परमाणु बम गिरा दिए। ये उस टाइम के इतिहास का सबसे पहला परमाणु अटैक था। बात समझ में आई? हिरोशिमा पे कब? 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे कब? 9 अगस्त 1945 को। क्लियर? हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। पूरी तरह से तबाह कर दिया, पूरी तरह से। आज भी अगर आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, आप लोग सुनते हैं, तो आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा हो, जन्म लेते हैं, उनमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। कोई हैंडीकैप्ट होता है, कोई इसकी बॉडी में कोई कमी होती है, कोई कुछ ना कमी। क्यों? क्योंकि आज भी ये जो परमाणु जो बम था, परमाणु बम के जो कण हैं, जो छोटे छोटे जो कण हैं, वो आज भी उस जमीन में मौजूद है। इस वजह से, उनकी रेडिएशंस की वजह से वहाँ पे बच्चे आज भी हैंडीकैप्ट पैदा होते हैं। आप सोचिए क्यों किया गया? क्या गलती थी उन लोगों की?
बात समझ में आई। इसके बाद जापान ने क्या कर दिया है, अपने घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया और अपने आप को क्या कर दिया, अमेरिका के मतलब अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और इसी के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था, बंद हो गया था। बात समझ में, क्योंकि जापान ने कहा कि मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात समझ में आई। तो याद रखिएगा, पहला परमाणु बम विस्फोट किस पे किया गया था, हिरोशिमा पे। दूसरा नागा मतलब हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को। याद रखिएगा दोनों ही जापान के शहर हैं और किसने किया था, अमेरिका ने किया था। क्यों, क्योंकि अमेरिका जो पहले इस युद्ध में शामिल नहीं था, वो अमेरिका जापान से क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। क्लियर है, बात समझ में आई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस घटना को कालक्रम मतलब आपको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है, आप सभी को पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दांडी मार्च। ये वही गांधी जी की दांडी यात्रा है जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को क्या किया था, तोड़ा था। नमक को हाथ में लिया था और कहा था कि मैं अब नमक कानून का उल्लंघन करता हूँ। वो साबरमती से कहाँ गए थे, दांडी गए थे, अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी गए थे। 78 जो अपने उनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट, उनके साथ गए थे। 240 माइल्स चले थे। कितने माइल्स चले थे, 240 माइल्स चले थे। 24 दिन की उनकी ये ट्रैवलिंग यात्रा थी। और कब चले थे, वो कब चले थे, 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को क्या किए थे, पहुंच गए थे। तो ये घटना कब की है, 1932 की। क्लियर। अब हम बात करते हैं शिमला समझौता, शिमला पैक्ट जिसे हम कहते हैं, शिमला सम्मेलन कहेंगे हम इसे। शिमला पैक्ट जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1945 में हुआ था। आप याद कीजिए, जब लॉर्ड वेवल आया था उसने अपनी एक प्लानिंग दी थी, प्लान जिसे हम वेवल प्लान कहते हैं। उसने कहा कि इस प्लान को मैं कहाँ पे सुनाऊंगा, शिमला में सुनाऊंगी, क्योंकि लोगों का दिमाग कहाँ, शिमला में ठंडा रहता है। तो मैं अपने इस प्लान को कहाँ पे पेश, अपने आइडिया को कहाँ पेश करूंगा, शिमला में। तो शिमला में कब हुआ था ये, 1945 में, 1945 में। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। आप सभी को पता है जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन क्या हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जो हमारे लोकमान्य तिलक कहे जाते हैं, जो देश में अनरेस्ट, पीस ऑफ अनरेस्ट मतलब अनरेस्ट के फादर कहे जाते हैं, जो क्रांति की मशाल के जन्मदाता कहे जाते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई थी, 1920 में। हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये जो किसानों ने जो नील की खेती को लेकर किया था, जब गांधी जी को बुलाया गया था, तो ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 1 नंबर ये हो गया, मतलब कि पहले क्या आएगा, 4 नंबर, फिर क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा आंसर था। क्लियर है, बात समझ में आई। इसी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी हैं अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से की हो तो। क्लियर है, बात समझ में आई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। आप सभी को पता है क्यों, क्योंकि जो साइमन कमीशन हमारे देश में आया था 1928 में, जब हमने साइमन कमीशन का विरोध किया था, वापस साइमन कमीशन जब आया तो उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमारे 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बना, और उसी 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के आधार पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा, जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, भारतीय संविधान पढ़ा। क्लियर, बात समझ में आई। तो आप ये देखिए, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मुख्य सोर्स है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 85% 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है उसका 85% जो है वो किस में रखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, 1900, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये बात पता है कि 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है वो आगे जाकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बना, बेस बना।
और उसका 85% हमने कहाँ से उठाया है, 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से उठाया है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और 1935 की भारतीय इंडियन जो गवर्नमेंट एक्ट है वो कहाँ से बना था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बना था, जिस साइमन कमीशन का हमने विरोध किया, गो बैक साइमन का नारा दिए थे, लाठी चार्ज किया गया, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। वही साइमन कमीशन की वजह से भारत सरकार अधिनियम बना और इसी भारत सरकार अधिनियम के आधार पर हमारा क्या बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसे क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, विच प्लान बिकेम द प्लेटफॉर्म इंडियन इंडिपेंडेंस, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का मंच बनी। हाँ जी, मतलब कि कौन सी ऐसी प्लान आया था, कौन सी ऐसा प्लानिंग सिस्टम आया था जो लास्ट में आया था और जो भारत की आज़ादी का प्रतीक बनी, मतलब जिसने भारत को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। हाँ जी बताइए कौन सी थी, क्रिप्स योजना, वेवल योजना, माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है क्रिप्स कब आया था, 1942 में आया था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ है, 1947 में। वेवल योजना कब आई थी, 1945 में। और माउंटबेटन कब आया था, 3 जून। माउंटबेटन प्लान कब आया था, 1947 में। तो आप मुझे बताइए कौन सी योजना बनेगी, कौन सी योजना बनेगी, माउंटबेटन योजना, माउंट प्लान, या जिसे हम बाल्कन प्लान बोलते हैं। क्यों कि जब माउंटबेटन भारत आया उसने देखा कि भाई सारे लोग तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने को लगे हुए हैं, तू मैं चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किया जाए। तो माउंटबेटन ने सोचा कि मुझे इंग्लैंड जाना चाहिए। जब वो इंग्लैंड गए, उन्होंने किससे, एटली से बात की जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, कि भाई इंडिया को संभालना बहुत मुश्किल है, ये लोग आपस में लड़ने को लगे हुए हैं, अब हमें इसका क्या कर देना चाहिए, बंटवारा कर देना चाहिए। तो माउंटबेटन ने उनको ऐसा कहा। एटली जो है उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, आप जाइए वहाँ पर जितने भी इंडिया के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे बात कीजिए। माउंटबेटन दोबारा आया, उसने अपनी एक प्लानिंग दी जिसे हम कहते हैं 3 जून 1947 की योजना, जिसे हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान, जिसे हम कहते हैं मनबाटन प्लान या बाल्कन प्लान, जिसके अंदर 14 अगस्त कितना 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या कर दिया गया, बना दिया गया था। 14 अगस्त 1945 को 14 अगस्त 1945 को क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। और 15 अगस्त 1945 को भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। बात समझ में आई, 1947 सॉरी। क्लियर, बात समझ में आई। 3 जून 1947 को मनबाटन योजना आई जिसे हम माउंट प्लान कहते हैं। इसके अंदर कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया। याद रखिएगा, पाकिस्तान कभी आज़ाद नहीं हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ है। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान भारत से निकला है। तो भारत जो पाकिस्तान का फादर किसको कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है और भारत क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है। क्लियर, बात समझ में। इसे हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान। क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया, क्लियर है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी भाई, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। अभी जो बैच शुरू हो चुका है 11 अप्रैल को, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को एनरोल नहीं करवाया, तो भाई जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लो, जिससे कि आप लोगों का जो सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और आप लोगों को पता भी है। याद है ना, बताया था कितनी बड़ी लड़ाई बताई थी कि जब मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए थे, उनके ऊपर जुल्म किए थे, तो वो कब की घटना है, मुझे आप बताइए। लेकिन स्टूडेंट इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली होता क्या है, भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। इटली की जब सरकार बनी थी इंग्लैंड के अंदर, तो उसकी जो कैबिनेट थी, कैबिनेट मतलब मंत्री, उन कैबिनेट मंत्रियों में से उसने 3 व्यक्तियों को भारत भेजा था। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। किसको भेजा था, किसको भेजा था, वो ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी। किसको, क्रिप्स को भेजा था, अलेक्जेंडर को भेजा था और लॉरेंस को भेजा था। किसको, क्रिप्स को, अलेक्जेंडर और लॉरेंस को भेजा था। कब, 23 मार्च। कब,
23 मार्च 1946 को। ये अपनी एक प्लानिंग लेकर आए थे, कैबिनेट मिशन के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हम भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, लेकिन भारत का बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहता था, भारत का बंटवारा चाहता था। तो उसने क्या कहा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को क्या कर लेना चाहिए, टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो वो कहता कि अगर अब नहीं हमने कुछ नहीं किया तो इसके बाद कुछ होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन क्या लेकर आया था, भारत की आजादी की प्लानिंग करके आया था, तो उसमें पाकिस्तान की बात तो थी ही नहीं। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ नहीं किया, तो आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या कहा, जब कैबिनेट मिशन आया उसका उसने विरोध किया। उसके बाद उसने सीधा मुसलमानों को यह ऑर्डर दे दिया कि तुम क्या कर दो, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाओ। अगर इसी से दुखी होकर यह क्या करेंगे, अपना एक अलग से देश बना देंगे। बात समझ में है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जब हमें कोई ज्यादा इरिटेट करता है तो हम कहते हैं ना, जा ले कर ले, कोई बात नहीं। हम बोलते हैं ना कि जब हमसे कोई ज्यादा करता है कि नहीं यार दे दे यार, नहीं कुछ ऐसा करता है, कुछ हमें बराबर, तो अपने सोचते हैं कि अपने शांति रखने के लिए, पीसफुल लाइफ जीने के लिए हम कहते हैं ले यार, नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी तरह से जिन्ना को ये बात पता थी कि अगर हमने मुसलमानों के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए तो ये लोग हमें जरूर भारत से क्या कर देंगे, हमें अलग कर देंगे। तो इस वजह से जिन्ना को उसने सही टेक्निक की। उसने क्या किया, कलकत्ता के अंदर एक गाँव है जिसका नाम है नोअखली गाँव, वहाँ पे हजारों हिंदुओं को क्या किया गया, कत्लेआम किया गया। मुसलमानों ने इतना मारा कि बाद में कहने को मजबूर हो गए जो हिंदू के बड़े नेता थे कि अगर हमारा सिर दर्द हो रहा है तो हम गोली से इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे गोली से भी ठीक नहीं हो रहा तो हमें सिर दर्द काट के अलग रख देना चाहिए। और पाकिस्तान हमारे लिए क्या बन चुका है, सिर दर्द बन चुका है जो गोली से भी ठीक नहीं होगा। क्लियर? तो किसने, जब उसने कहा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, हम उंगली को क्या कर लें, टेढ़ा कर लें। तो ये टेढ़ा क्या काम करना था, प्रत्यक्ष कार्रवाई, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। कब? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कलकत्ता के नोअखली में मुसलमानों ने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इस दिन हजारों हिंदुओं का क्या किया गया, कत्लेआम किया गया। फिर महात्मा गांधी ने इसको जाके रोका, उन्हें समझाया, लेकिन फिर ये डिसाइड कर दिया गया कि अब पाकिस्तान को अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई स्टूडेंट? तो आप लोगों सभी को पता है डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, लेकिन आप लोगों को इसके पीछे रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों मनाया था। कई बार क्वेश्चन आया था कि मान लो मुसलमानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। नीचे आप लोगों के आ सकता है क्यों, क्योंकि जिन्ना जो था वो पाकिस्तान की मांग को पूरा करना चाहता था। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे के बारे में बता रही है, एक्सप्लेन कर रही हैं। कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आजकल इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द इंटीरियर अंतरिम गवर्नमेंट हु हेल्ड द रेलवे प्लेटफॉर्म। देखिए, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, क्वेश्चन पढ़िए, अंतरिम सरकार में जो हमारी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी उसमें रेलवे जो प्लेटफॉर्म था वो किसके पास था। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सीधा सा है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए, भारत को आजाद करने से पहले भारत में एक टेम्परेरी सरकार बनाना चाहते हैं, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो हमारे अंदर क्या करेगी, काम करेगी, ट्रेनिंग में। क्योंकि आप लोगों को पता है जब हमारी कोई जॉब लगती है तो हमें सबसे पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंडिया वालों को तो सरकार चलानी आती नहीं थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जून 1948 से पहले देश को आजाद कर देंगे। लेकिन जून 1948 से पहले देश को आजाद करने से पहले हम देश के जितने भी बड़े नेता हैं उनको सरकार चलाना सिखाएंगे कि सरकार चलाते कैसे हैं। बात समझ में? इस वजह से एक टेम्परेरी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी जिसे हम अंतरिम सरकार कहते हैं। इसमें हर डिपार्टमेंट बनाया गया, रेलवे डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपने डिफेंस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सारे डिपार्टमेंट बनाए गए थे। आप लोगों से सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि रेलवे प्लेटफॉर्म किसको दिया गया था, रेलवे डिपार्टमेंट किसको दिया गया था। तो याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे में क्या होती है, सफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आसफ अली। क्या? आसफ अली। अगर हम बात करते हैं बलदेव सिंह की, तो बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, मतलब कि ये क्या थे, रक्षा मंत्री थे। बल से याद रखना, जिनमें पावर होती है, बल होता है, वही हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, हमें डिफेंस करते हैं। तो बलदेव सिंह क्या है, रक्षा मंत्री, और आसफ अली क्या थे, रेलवे मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा।
क्लियर। होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और अपना उद्योग मंत्री, इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर है वो जॉन मथाई को बनाया गया था। एक कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। क्लियर। तो आसफ अली किससे थे? रेलवे प्लेटफॉर्म से थे। क्लियर है। इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, जून में है, लेकिन जो स्टूडेंट दिसंबर में भी देना चाहते हैं उनके लिए बहुत फाइनेंशियल है, क्योंकि सिलेबस जो है कंटिन्यू चल रहा है। जून तक तो कंप्लीट होगा भी नहीं, दिसंबर तक जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग जो है जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों का जो सपना है उसे पूरा कर पाएँ। क्लियर। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु में, जिसको आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगी? जानकारी भी मिल जाएगी। और हम वहाँ पे आप लोगों के जो डाउट्स हैं, आप लोगों से बातें हैं, वो भी हम एक दूसरे से कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। होप सो आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया हो। क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए थे, आप लोगों को अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, दिमाग में बिठाने तो दिमाग में, लेकिन सारे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छपने वाले क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जाते जाते मुझे ये भी बताते जाइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए ईमानदारी के साथ में, और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया था। क्लियर बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को यही विराम देती हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड थैंक यू।